जो उनके गुरु थे टंट्या भील, उनको भी डाकू बोलते थे, क्योंकि वो आदिवासी था जिन्होंने उंगली नहीं कटाई, बार बार माफीनामा लिख के दिए, उनको वीर और क्या 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 देशभक्त बोला जा रहा है। अबे टंट्या भील ने तो पूरी जिंदगी दे दिया, रेंगा कोरकू ने पूरी जिंदगी दे दिया, बाबूराव शर्मा ने जिंदगी दे दिया आपके लिए, बिरसा मुंडा ने जिंदगी दे दिया। कौन सा भगवान है जो तुम्हारे लिए फांसी पे चढ़ा? चलो बताओ, हाथ उठाओ। कौन से भगवान ने दलितों के लिए फांसी लिया है? कौन से भगवान ने ओबीसी के लिए फांसी लिया है? आदिवासियों के लिए फांसी लिया है? वो भगवान का नाम बताओ। महात्मा फुले को जब वो गुजर गए, उनके बच्चे नहीं थे, तो कारपोरेशन की गाड़ी आई थी उनकी बॉडी उठाने के लिए। वो महात्मा फुले हैं। अभी तो नोट कमाते हैं अपने लोग। आपके नेता तो नोट कमाने में बिजी है, गांडू है आपके नेता। जब उसको पता चल रहा है उसकी बहन को नंगा करके घुमाया जा रहा है प्रदेश में, ऐसा खचीट के मारा जा रहा है, आपका नेता कुछ नहीं बोलता है। कोई आदिवासी नेता कुछ नहीं बोलता है। क्या बात है? क्योंकि उसमें टंट्या भील का खून नहीं है, उसमें बिरसा मुंडा का खून नहीं है, रेंगा कोरकू का खून नहीं है। जो खून होना था तुम्हारे अंदर में, वो मर गया है। इस समाज को मारने के लिए इन्होंने तुम्हारे महापुरुषों को मार दिया। हमको मालूम ही नहीं टंट्या भील का इतिहास क्या है, हमको मालूम ही नहीं है रेंगा कोरकू कौन है। आप तो अपने भगवानों को भुला दिए, आप तो अपने समाज के साथ बेईमानी किए। आपसे ज्यादा बेईमान कौन हो सकता है, जिसको अपनी कौम का आदमी नहीं मालूम, अपना खुद का भगवान नहीं मालूम, अपने बाप का नाम नहीं मालूम, जो आपका ओरिजिनल बाप है। कोई ताली नहीं बजाएगा, मैं कोई भाषण देने नहीं आया। तुम्हारा जो ओरिजिनल बाप है रेंगा कोरकू, उसको कैसे भूल गए तुम? तुम्हारे सगे लड़के को खड़ा करो, तुम्हारे बच्चे को, और बोलो मेरे बदले फांसी ले ले। लेगा क्या? तुम्हारे भाई को बोलो मेरे लिए फांसी ले ले, अपनी बहन को बोलो मेरे लिए फांसी ले ले। लेंगी क्या? अपनी पत्नी को बोलो। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे खातिर फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया खुद को, और बोले हम अपने आप को अपने समाज के लिए कुर्बान करते हैं। जितने बार जन्म लेंगे हम पूरे आदिवासी समाज के लिए, इस देश के लिए हम अपनी जान दे देंगे। रेंगा कोरकू की उम्र 45-55 साल, बिरसा मुंडा की उम्र 24 साल, टंट्या भील ने तो 27 साल अपने परिवार को देखा ही नहीं। उसकी मां कैसी दिखती थी, बहन कैसी दिखती थी, रिश्तेदार कैसे दिखते थे। जब उसको फांसी दे रहे थे टंट्या भील को, पूछे कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारे घर के रिश्तेदारों से मिलना चाहते क्या? टंट्या भील ने बोला नहीं, मैं तो 27 साल से अपने घर के लोगों को नहीं देखा, लेकिन जिनको देखकर मैंने लड़ाई शुरू किया इतने साल, मैं वही मेरे भगवान है, मेरा समाज ही मेरा भगवान है। मैं उसी को देख के मरना चाहता हूं। मेरे आखिरी बार मेरे समाज के दर्शन करा दो। कौन बोलता है? कौन बोलेगा? कोई शंकराचार्य बोला आदिवासियों के लिए? किसी ने बोला है? तुम्हारे भगवानों को तुम भूल गए। ये ओरिजिनल भगवान है, डुप्लीकेट नहीं। तुमको कौन सा भगवान ने जमीन दिया? थोड़ा घर जाके अपने बच्चे के सर पे हाथ रखो और पूछो, सोचो कि तुमको जमीन किसने दिया, तुमको पहचान किसने दिया, तुम किसकी औलाद हो, तुम्हारे खून किसका खून है? बेईमान खून है क्या? सारा डरता है अपना नेता टंट्या भील का फोटो लगाने के लिए, रेंगा कोरकू का फोटो लगाने के लिए। अबे उन्होंने तेरे लिए जान दी, अगर वो नहीं होते तो तेरे को देश में कोई आदिवासी नहीं बोलता। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में बड़ी बात है आदिवासी होना, इस देश का मालिक होना। जिस समय एक लंगोटी वाला आदमी, नंगे बदन का आदमी इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने खड़े होता है और बोलता है मैं इस देश का मालिक हूं। तू प्रधानमंत्री हो सकता है, तू राष्ट्रपति हो सकता है, लेकिन मैं देश का मालिक हूं।
वो पहचान है आपकी। जाओ, अगर आपको किसी आपके बच्चे की जिंदगी कोई बाबा बना सकता है तो उसके पीछे चले जाओ। इतनी बेईमानी तो मत करो। जिन्होंने तुम्हारा नाम लिए, तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी दे दिए, एक ये नेता है और आज के वर्तमान के अपने नेता, इनको नोट कमाने से फुर्सत नहीं है। इनके लिए समाज बड़ी चीज नहीं है, पार्टी बड़ी बात है। नेता बड़ा की पार्टी कि समाज बड़ा है? तो उस समाज को जिंदा रखने के लिए तुमने क्या किया ये बताओ। यहां कोरकू बहुत ज्यादा बैठे हैं। तुम्हारे बच्चे ने पूछा कि मैं इस देश में कौन हूं, मेरा वंश कहां है, मैं कौन से वंश का आदमी हूं, मेरे दोस्त कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरा दुश्मन कौन है? कौन सी किताब दोगे उसके हाथ में? क्या दोगे तुम अपने बच्चे को इतिहास बताने के लिए? ऐसा समाज, मरा हुआ समाज है ये। तो क्या बताओगे तुम अपने बच्चों को? चलो खड़े हो जाओ, बताओ मेरे को, कौन बताएगा? क्या दोगे अपने बच्चों को तुम? सारा मैयत में 100 लोग दिखते हैं और शादी में 1000 लोग दिखते हैं, ऐसा समाज। किसी दिन मोर्चा और लड़ाई की बात होती है, ऐसे कार्यक्रम में इतने सारे आज 2, 4, 5 हजार लोग दिख रहे हैं, लेकिन जब मोर्चा और लड़ाई की बात आएंगी, जेल जाने की बात आएंगी, तो 5 लोग नहीं दिखते हैं। ये सच्चाई है। नेताओं के बारे में मत सोचो। नेताओं पे आधारित, नेताओं के विचारों से समाज बच नहीं सकता है। अगर समाज को बचाना है तो समाज के शहीदों के विचारों से ही तुम बचा सकते हो। ये बात ध्यान में रखो। बहुत बड़ी चीज है समाज। अगर समाज नहीं होता तो तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते, समाज नहीं होता तो तुम्हारे पास नौकरियां नहीं होती, समाज नहीं होता तो तुम टीचर नहीं होते, समाज नहीं होता तुम्हारे पास जमीन नहीं होती। इतनी बड़ी चीज है समाज। कोई भगवान ने नहीं दिया। कौन सा भगवान ने दिया? थोड़ा बताओ मेरे को, मैं खड़ा हूं, मैं भी जानना चाहता हूं। मेरे पिता तुल्य यहां बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे को बताओ कौन से भगवान ने दिया, मैं चलता हूं उसके आगे। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह हलफनामा दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। क्या कर रहे थे आपके गांडू नेता? क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे? विधानसभा में क्या कर रहे थे? वे नेता किसका है तू? तेरे तो बच्चे का ही भविष्य खत्म कर दिए। तुमको मारे नहीं, तुमको पता भी नहीं चला, तुम्हारा गला काट दिए। अब तो तुम आदिवासी भी नहीं रहोगे, तब क्या कर लोगे? क्या कर लेगा भील, क्या कर लेगा कोरकू, क्या करेगा गोंड? तुम तो खत्म हो गए हो। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारी कौम को बोला जा रहा है वे भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। कौन से संविधान की बात करेंगे आप? जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा उस दिन यहाँ का दलित, ओबीसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस देश के ओबीसी को बोलना है कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। इस देश के दलित भाई को बोलना पड़ेगा कि अगर मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी साबित करना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। हम तो सामाजिक रिश्ते भी भूल गए, वंश के रिश्ते भी भूल गए, डीएनए के भी रिश्ते भूल गए, खून के रिश्ते भी भूल गए। मुट्ठी भर लोग आते हमको बताते गणपति दूध पीता है। मुट्ठी भर लोग आके बताते ये बाबा है, ये पूरा करिश्मा कर देता है। चलो उसको बुलाते पूरे आदिवासी लोग, ये आदिवासियों की हालत सही कर दे रहे बाबा, तू ही हमारा भगवान। पागल था गए टंटा भील। इस देश में 27 साल तक के टंटा भील रेंगा कोरकू ने हथियारबंद लड़ाई लड़े हैं। हथियारबंद लड़ाई किसी ने नहीं लड़ाई। एक तरफ राजनीतिक संघर्ष था जो शहरों में दिखाई दे रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासियों का जंगली क्षेत्रों में संघर्ष था, जहां केवल एक ही बात थी, इधर से गोली, इधर से तीर धनुष।
मां मौत ही आखिरी अंजाम था। वो लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। 70% लड़ाई देश की आदिवासियों ने लड़ी है। उनके हिस्से में क्या आया? भूखमरी, गरीबी, कुपोषण, नक्सलवाद, विस्थापन, डर, बलात्कार, बेरोजगारी। सबसे ज्यादा गरीब आदमी कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा जेल में कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा गरीब कौन? तो आदिवासी। सबसे ज्यादा बलात्कार किसने होता? तो आदिवासी। हमारी कौम को गांडू बना रहे हैं। सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है तो दर्द होता है उसको, लेकिन अपनी मां बहन को नंगा घुमाते तब दर्द नहीं होता उसको कुछ। या अंबेडकर की फोटो लगाया है, बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब का फोटो लगाया है। उस आदमी को मालूम नहीं रहता था उसके बच्चे मर गए। 1-2 महीने बाद उसको पता चलता था, इसलिए वो भगवान बना है। ये ओरिजिनल भगवान है। बिरसा मुंडा तो 24 साल की उम्र में, जब मूछ की कौम नहीं फुटती है, अपने लड़के चिड़ीमारी करते हैं जींस पहनकर, लड़कियों की तरफ देखते, तब वो पूरी समाज की लड़ाई लड़ रहा था। वो बिरसा मुंडा है। तुमने अपने भगवानों को भुला दिया। तुम्हारे बाल बच्चे को कोई पूछेगा नहीं अगर वो महापुरुषों को याद नहीं करेगा तो। ये लोग आपसे नहीं डरते हैं। ये कोरकू से नहीं डरेंगे, भीलों से नहीं डरेंगे। ये टंटा भील से डरेंगे, रेंगा कोरकू से डरेंगे, बाबा साहब से डरेंगे, संभाजी महाराज से डरेंगे, महात्मा फुले से डरेंगे। तुमसे नहीं डरेंगे। तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो सब कुछ भूल दिए हो। मेरे को लगा कि मेरे को ठाकुर दादा ने बुलाया है, दयाराम ठाकुर दादा ने। तो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर रेंगा कोरकू की मूर्ति होगी, सब लोग एक जगह बैठे होंगे। ये किसी की जगह होगी, समाज ने जगह ले लिया होगा, ये समाज की जगह होंगी। मेरे को कुछ लोगों ने बताया, अरे यहां तो अपने कोरकू भाइयों के पास जमीन है। तो एक से पूछता हूं मैं, तुम्हारा कब्रिस्तान कहां पर है बताइए? तुम्हारा खुद का जगह है? तुमको मरने को भी जगह नहीं है। जीने की बात तो बहुत दूर कर रहे हो तुम। आदिवासी समाज की जगह है कोई? भोपाल में जगह है, तुमको सर छुपाने जगह नहीं है। अंबानी के पास जगह है, अडानी के पास जगह है, रामदेव बाबा को 100-100, 300-300, 500 एकड़ जमीन दे रही है, लेकिन आदिवासियों को किसी ने नहीं दिया। वो सही बोल रहा था, वो मुक्ति मोरे, वो लड़का बोल रहा था कि 2010-2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं है। उस कोर्ट ने बोला कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, उन्हें मूल मालिक होने का सम्मान मिलना चाहिए, और उनको मूल मालिक होने के सम्मान से देश का कोई भी नागरिक रोक नहीं सकता है। आदिवासी देश का मालिक है। लेकिन भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं बोली। इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला राम भगवान यहां पैदा हुए, तो लोगों ने मान लिया कि यहां पैदा हुए, उनका मंदिर बन गया, राम भगवान को न्याय मिल गया। लेकिन इस देश के मालिक आदिवासियों को न्याय नहीं मिला है। अरे आदिवासी वो है, जब भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है, बाद में भगवान पैदा हुए। इस जमीन का पहला आदमी आदिवासी, भगवान नहीं है। वो भगवान से भी पहला आदमी है, इसलिए उसको आदिवासी बोलते हैं। आप हो कौन? क्या हो? कौन है भैरम बाबा? कौन तुम्हारे देव? कौन से है? तुम्हारे टोटम क्या है? तुम्हारे गन क्या है? तुम्हारी खानदानी रिश्ते क्या है? तुम्हारा जमीन से क्या रिश्ता है? झाड़ से क्या रिश्ता है? थोड़ा याद करो। ये आबा बाबा के चक्कर में, अगरबत्ती के चक्कर में मत पड़ो। अभी लड़ाई चालू है, अपने लड़कों को सिखाया जा रहा है। अबे लड़ाई के मैदान में खड़ा है, अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा क्या? जहां तो लड़ना पड़ेगा तेरे को। और लड़ाई करने के लिए दिमाग सतर्क होना चाहिए, गांडू नहीं होना आदमी। कंटाभील ने बोला था, जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को नहीं पहचान सकता, जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो आदमी मेरी नजर में गांडू है।
तुम्हारे भाई कौन है? ये कोरकू अलग भाग रहा है, भील अलग भाग रहा है, गोंड अलग भाग रहा है, वो ओबीसी अलग भाग रहा है, एससी अलग भाग रहा है। ये ऐसी हालत तुम्हारी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम महापुरुषों के विचारों पे नहीं चल रहे, नेताओं के विचारों पे चल रहे हैं। एक नेता बनाओगे तुम तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। ये ताकत तैयार करो। मुस्लिम समाज जिंदा है क्योंकि उनके सामने मिशन है, क्रिश्चियन समाज जिंदा है क्योंकि उनके सामने मिशन है, ब्राह्मण समाज जिंदा है क्योंकि उनके सामने मिशन है। आदिवासी कैसे जिंदा रहेगा? उसके सामने कोई मिशन नहीं है। दलितों के पास तो भी बाबा साहब ने बौद्धिज्म दे के गया। ओबीसी के पास क्या है? ओबीसी को तो महात्मा फूले का नाम लो तो बुखार आ जाता है उसको, उसके 36 कोटि देवता खतरे में आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। हम कर क्या रहे हैं? हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेंगे? हम तो ऐसी बेमौत जिंदगी जी रहे हैं, हमारा बच्चा जीना चाहिए क्या? उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? ये मरी हुई कौम तय नहीं करती, जिंदा कौम तय करती है। वो मुख्यमंत्री जी शिवराज मामा बोल रहे थे आप, वो शिवराज मामा असली मामा नहीं है, टंटे मामा असली मामा है। वो तो नकली मामा है। वो तो पुण्यतिथि के दिन, उनके शहीद दिन के दिन बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग वहां नाच रहे थे कि अच्छा हो गया, मर गया, रेंगा कोरकू मर गया, अच्छा हो गया, टंटे भील मर गया, अच्छा हो गया। अबे वो रेंगा कोरकू नहीं है, भगवान रेंगा कोरकू है, टंटे भील नहीं, भगवान टंटे भील है। उसको इज्जत दो, वो भगवान से बड़ा है आदिवासियों के लिए। भगवान बिरसा मुंडा है। बाबा साहब को भगवान समझो तुम, महात्मा फूले को भगवान समझो, जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। तुम अपने बच्चों को कैसे, कौन से समाज में रखना चाहते हो? क्या करोगे? ये बच्चियां खड़ी है, इनको कहां ले जाओगे तुम? क्या दोगे उनके हाथ में? चलो बताओ, कौन सी पढ़ाई पढ़ाओगे तुम? रामायण दोगे? महाभारत दोगे? वो ठाकुर दादा ने बोला संविधान की किताब अपने घरों में रहना चाहिए। अरे वो संविधान की किताब तब रखेगा ना जब संविधान समझेगा। आदिवासी तो वो है जिसको मालूम नहीं देश का राष्ट्रपति कौन है। दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदिवासी काला हांडी में मिला ओडिशा में, जो रोज 1 रुपए 40 पैसे कमाता है। सबसे ज्यादा गरीब, दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदमी काला हांडी में मिला ओडिशा के, 1 रुपए 40 पैसे। अबे 1 रुपए 40 पैसे में तो कैडबरी चॉकलेट नहीं आती, रोटी कहां से आएगी? जो चावल जानवर नहीं खाता वो चावल आदिवासी क्षेत्रों में दे रहे हैं, फुकट में बांटो। जो गेहूं, तुम अच्छे घोड़े के पास जाओ, वो गेहूं की रोटी लो और एक बड़े घर के कुत्ते को तो सूंघेगा और खाना नहीं खाएगा। बोल क्या रहे हैं? खूब मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तेरे बाप का है क्या? किसको देना राशन? मालिक को। भीख दे रहे हैं। यहां से आधे से ज्यादा, हर एक घर के बाद में एक जो घर मिलता है वहां मजदूर रहता है। वो मजदूर कोई और नहीं, आदिवासी है। मध्य प्रदेश को मजदूरों का बाजार बोलते हैं, इसको लेबर्स मार्केट बोलते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेबर मार्केट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का ही मजदूर यहां से मद्रास में जाके काम करता है, यहां से बॉम्बे में जाके काम करता है, बेंगलोर में, दिल्ली में जाके काम करता है। हर एक घर के बाद, एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मजदूर है। यहां पर तुम्हारे यहां नौकरी नहीं है, तुम्हारा आरक्षण खत्म, अब तो सब खत्म दिखाई दे रहा है। तुम्हारे बच्चे पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं रहेगी, काम क्या करेगा? सोच क्या रहे हो तुम? कहां जाएगा वो? जमीन के टुकड़े हो जाएंगे, 3 भाइयों में 5 एकड़ बढ़ जाएंगे, 1-1 एकड़ में क्या कर लेगा वो? अपनी कब्रिस्तान बनाएगा? किधर देख रहे हैं? दुनिया किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं? हम अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहे, बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। सरकार क्या सरकार लगाया है? पूरे मध्य प्रदेश में 32 से 34% आदिवासी है। केवल आदिवासियों का सामाजिक गठबंधन भी हो गया ना तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होना। ओबीसी, एससी और यहां का आदिवासी
सामाजिक गठबंधन कर लो, राजनीतिक गठबंधन नहीं। और बोल दो कि भैया इनको निपटा दो, खत्म हो गया मामला। बचता क्या है? लेकिन करेगा कौन? सामाजिक गठबंधन की बात समझाने वाले लोग कहां हैं? सब तो राजनीतिक गठबंधन की बात करते हैं। अभी अपने कोरकू समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं, गोंड समाज में दिख रहे हैं, भील में दिख रहे हैं, बिलाला में दिख रहे, बारेला में दिख रहे हैं। ये जो पीला झंडा लगाया है, ये भी नहीं मालूम आपको आपका है कि नहीं है। आपको कुछ भी नहीं मालूम। आपके घरों में तो भगवे भी लगा देते हैं, आपके घरों में तो लाल लगा देता है, जिसकी इच्छा होती है हरा लगा देता है, जिसकी इच्छा होती है काला लगा देता है। तुम्हारे आदिवासी समाज ने तय किया क्या तुम्हारा कौन सा झंडा होना चाहिए पूरे देश के आदिवासियों का? तुम एक जगह कैसे आएंगे इसके बारे में कुछ किए क्या? एक साथ रह के कैसे लड़ेंगे इसके बारे में सोचे क्या? पूरे लड़कों को गांडू बना रहे हैं। रोज दिन भर उनके दिमाग में टीवी, मोबाइल, इसके सिवा बच्चा कुछ नहीं सोचता। उसको समाज यानी क्या कुछ समझता ही नहीं। आधे से ज्यादा लोग समाज कार्य तो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कार्यक्रम चालू है, बहुत चालू है। भाव बोले मोबाइल फ्रेंड बना लिया। अबे तेरे को मालूम है दूसरे का नाम क्या है? देखा है उसको? ये तो ऐसा हो गया कि दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीद कर दुश्मन के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन पागल है क्या कि खुद को मारने के लिए तुमको बंदूक देगा? बेटा गोली निकाल देगा वो। अब तो तुम्हारा ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति है, किससे लड़ोगे तुम? आज के तारीख में जो मध्य प्रदेश की समस्या है, ये मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आखिरी जनरेशन है, ओबीसी की आखिरी जनरेशन है, दलितों की आखिरी जनरेशन है। याद रखो, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई तुम हार गए तो मध्य प्रदेश में तुमको कोई नहीं पूछेगा, भीख मांगते रहोगे आप। अबे पार्टी के बारे में सोचना छोड़, नेता के बारे में सोचना छोड़, पहले समाज के बारे में सोच, अपने बच्चे के बारे में सोच, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच। ये सरे से लालच में आके अपनी कौम को बेच देना, ये गांडूगिरी है, ये बेईमानी है, गद्दारी है। अपनी कौम को मत बेचो, अपने समाज को मत बेचो। क्या हालत है मध्य प्रदेश की? जो आदिवासी की जमीन के पास से नहर जा रही थी, अब वो पावर प्लांट को डाइवर्ट कर दिए। 20 एकड़ जमीन है, लेकिन नागपुर में आके मजदूरी करता है वो। मजदूरी से पैसे नहीं मिलते तो मंदिर के सामने भीख मांग रहा है। जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो मजदूरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जमीन के पास से जो नहर थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया। अंबानी को दे रहे पानी, उसके बाप का है क्या? अदानी को दे रहे हैं। अबे अदानी का नहीं है देश, अंबानी का नहीं है, ये देश आदिवासियों का है, यहाँ के मालिकों का देश है। यहाँ की जल जमीन जंगल का ओरिजिनल मालिक आदिवासी है, और ओबीसी उसका वंशज है, दलित उसका वंशज है। ये रियल बात है। लड़ाई लड़ना है तो इस तरीके से लड़ो, सामाजिक तरीके से लड़ाई लड़ो। समाज को समझाओ, समाज को समझो। समाज सबसे बड़ी चीज है। कोई मुख्यमंत्री आदिवासी की तो राष्ट्रपति है, आदिवासी की राष्ट्रपति है, लेकिन वो बोल नहीं रही है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव भेजो, बोलना कि भारत में आदिवासी है और वो देश के मूल मालिक है। राष्ट्रपति होने के बाद भी तुम्हारी बात को नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति तुम्हारा होने के बाद तुम्हारे बहन बहनों को नंगा घुमाया जाता है। राष्ट्रपति तुम्हारा होने के बाद तुम्हारे ऊपर दिन रात अत्याचार होती। तुम्हारी जमीनें तो फुटाने के भाव से ये लोग छीन लेते हैं। आदिवासियों की जमीन लेता नहीं है कोई, खरीदता नहीं है, छीनते हैं। तुमसे पूछता हूं मैं, तुम्हारी भी जमीन में गेहूं होता है, तुम्हारी भी जमीन में चावल होता है, तुम्हारी जमीन पे भी मक्का होता है, चना होता है, और किसी उच्च वर्गीय भाई की भी जमीन पर चना होता है, मक्का होता है, गेहूं होता है। उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए एकड़, और तुम्हारी जमीन की कीमत, आदिवासियों की जमीन की कीमत 5 लाख रुपए। क्यों रे बाबा, ऐसा क्यों? गैर आदिवासी की जमीन की कीमत 1 करोड़
और वैसी जमीन आदिवासी की है तो 5 लाख। मामला क्या है? सर, आदिवासी का बच्चा अगर मर जाता है, आश्रम स्कूल में मर जाता है, तो उसके घर में चेक आता है 40,000 रुपए का कि आदिवासी बच्चा मर गया है, हॉस्टल में मर गया है। क्या बोलते हैं उसको? हॉस्टल्स को, छात्रावास में मर गया है, स्कूल निवासी स्कूल में मर गया है। ये 40,000 का चेक ले लो। 40,000 का चेक काय के लिए? तुम्हारा बच्चा मर गया तो। इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी के बच्चे की जान की कीमत 40,000 रुपए। अब ईद का बकरा 1 लाख रुपए में बिकता है, तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत सरकार 40,000 रुपए लगा रही है। क्या हालत होगी तुम्हारी? तुम्हारे गांडू नेता क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं वो? क्यों उनको विधायक बनाए तुमने? क्यों मंत्री बनाए? क्यों उसके लिए भूखे रहे तुम और वोटिंग कराए? क्या कर रहे हो तुम? किसी नेता फेता के बगैर समाज जिंदा रहना चाहिए। पार्टी कोई भी रहे, हारे जीते कोई भी, लेकिन समाज नहीं हारना चाहिए। उसके बारे में सोचो। बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। हमारी वैचारिक गुलामी आ गई है। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। दलित भटक रहा है, ओबीसी भटक रहा है। सबसे ज्यादा मंदिरों का ठेका ओबीसी की तरफ है। मंदिर बनाने वाला ओबीसी, लेकिन उसका माल खाने वाला दूसरा आदमी। देखो मंदिरों की हालत कैसी होगी। हनुमान जी की हालत देखो आप। हनुमान जी दुबला और पंडित मोटा दिखता है, वो उससे ज्यादा स्मार्ट दिखता है। वो मेहनत नहीं कर रहा। एक मजदूर जाके अपनी खून पसीने की कीमत उसको पूरी चढ़ाता है, हलवा चढ़ाता है, वो लड्डू चढ़ाता है। वो हनुमान जी खाता क्या? वो हनुमान जी खा रहा है क्या? वो तो पंडित जी खा रहे हैं। तो हनुमान जी से ज्यादा लाल दिखते हैं। उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और आपका बच्चा भीख मांगता है। कभी नौकरी की भीख मांगता है, कभी पैसे की भीख मांगता है, कभी दारू की भीख मांगता है। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हमारे समाज का पढ़ा लिखा अधिकारी वर्ग थोड़ा पैसा आ गया तो वो समाज से दूर भागता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अलग हो गया। अबे गद्दारी करता है, तेरे खून में गद्दारी आ गई है। अबे तू समाज का हेडमैन नहीं, समाज का डेडमैन है। जो आदमी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी समाज के लिए 2 घंटे नहीं देता, समाज के गरीब आदमी से मिलता नहीं है, ऐसा आदमी सामाजिक नहीं हो सकता है। ऐसा आदमी जिंदा आदमी नहीं हो सकता। ये तो मरा हुआ है। नहीं तो बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है। सुबह ड्यूटी जाता है, शाम को ड्यूटी में आता है, खाता है और सो जाता है। इतवार के दिन बीबी और टीवी में रहता है, फिर खाता है फिर सो जाता है। ये तो मरा हुआ आदमी है, जिंदा आदमी नहीं है। अगर मजदूर भी है और समाज के साथ रहता है तो वो जिंदा आदमी है। समाज उतनी बड़ी चीज है। इस संस्था को तोड़ो मत। किसी पार्टी के बारे में सोचने के बजाय, किसी नेता के बारे में सोचने के बजाय, समाज को जिंदा कैसे रखेंगे उसके बारे में सोचो। अपने बच्चों को प्रशिक्षण शिविरों में भेजो, अपने बच्चों को मिशन से जोड़ो, अपने बच्चों को समझाओ बेटा ये तेरे महापुरुष है। मेरी माताएं बहनें मैं बता रहा हूं, बिरसा मुंडा ने बोला जिस बच्चे की मां होशियार उसका जीवन सुरक्षित, जिस बच्चे की मां बेवकूफ वो बच्चा मर जाएगा। शिवरात्रि का उपवास करते हैं आप। अभी आने वाला है शिवरात्रि। सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, ओबीसी ये शिवरात्रि का उपवास करते हैं। अबे उपवास करना है, बिरसा मुंडा बोलता है उपवास करना है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने अपने बच्चों के लिए करो, वहां तुमको कुछ मिलेगा। क्या भगवान से तुम्हारी फोन पे बात हुई क्या कि भैया उपवास रखूंगी तो मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे? किसने बताया? कहां लिखा हुआ है?
अरे इतना उपवास रखने का शौक है तो अपनी रोटी किसी अपने सामाजिक भूखे आदमी को दे दे यार। पढ़ लिख के बनता है वो, इधर समाज के लोगों को बोलता है दारू पी के नहीं आना, हट। अपने समाज के आदमी जब उसको बोलता है अरे बाबा जोहार, कोई जोहार फवार नहीं, कर निकल यहाँ से, दारू पीता है। बेचारा वो दिन भर मेहनत करता है, थोड़ी सी थक गया तो ले लिया उसने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वही पढ़ा लिखा आदमी जब मंदिर में जाता है तो पंडित जी के पूरे पैर पड़ता है, लोटांगन, पहले भगवान के पड़ता आधे, लेकिन पंडित के पूरे। इधर से 200-500 का नोट निकालता है, पंडित जी को देता है, पैर भी पड़ रहा है और नोट भी दे रहा है। पंडित जी कोई मेहनत करने वाला आदमी है क्या? अबे जो मेहनत करने वाला है, जिसने खून पसीना बहा है दिन भर, उस आदमी के साथ तेरा व्यवहार ऐसा है। बहुत फेमस कर दिए रामदेव बाबा को, बहुत ज्यादा फेमस। आदिवासी महिला तो अपने 6 महीने के बच्चे को पीठ पे बांधती है, गड्ढा खोदती है। बोलो बोला रामदेव बाबा को गड्ढा खोद के पता, वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा रहेगा। हंसते हैं लोग आदिवासियों को। धूप होती है, इतनी धूप में बेचारे भूखे पेट में कपड़ा बांध के गड्ढे खोद रहे हैं, तब भी अपने नेताओं को समझ में नहीं आता है, फिर भी मंदिर जा रहे हो, शनि मंदिर जा रहे हैं, ये भगवान के पास जा रहे हैं। तेरे को बताया क्या भगवान ने? टंटा भी पागल था क्या? समाज को भगवान बोलता था वो। आपने हमारे महापुरुषों के विचारों के साथ बेईमानी की है। अगर कोरकू जिंदा है तो रेंगा कोरकू की वजह से जिंदा है, भील जिंदा है तो टंटा भील की वजह से जिंदा है। ये रेंगा कोरकू और टंटा भील की वजह से पूरे आदिवासी जिंदा है, क्योंकि बिरसा मुंडा का आंदोलन भी वही है, टंटा भील का आंदोलन भी वही है, बाबूराव शर्मा का आंदोलन भी वही है, संघर्ष रघुनाथ शाह का आंदोलन भी वही है। समाज को एक कैसे लाएंगे? तुम्हारे पास जनसंख्या है, जिनकी जनसंख्या नहीं है उनके पास पार्टी है, पैसा है। अबे तुम्हारे पास जनसंख्या है ना, बड़ी चीज तो तुम्हारे पास है। 35% लोग मामूली है क्या? 35% में से 4% लोग भी जाके भोपाल में हक दिए ना, तो भोपाल 1 महीने तक साफ नहीं होगा। तुम खाना मत मांगो, जाओ लैट्रिन कर दो बस, बाकी कुछ नहीं। 1 महीने तक भोपाल साफ नहीं कर पाएंगे, ये भोपाल छोड़ना पड़ेगा इनको। वो भी नहीं आता अपने लोगों को। आज मैं यहाँ रेंगा कोरकू का इसलिए जिक्र किया हूं कि इस गांव में रेंगा कोरकू के ऊपर फायरिंग हुई थी। फायरिंग की मतलब उसके ऊपर गोली चलाई गई थी इसी गांव में, इसी गांव में। मैं उसका प्रूफ दूंगा आपको, कल परसों में भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे देख लेना। तुम किसकी औलाद हो यार, जिसका इतिहास आज पूरा विश्व जान रहा है? तुम तो इतने बदनसीब हो, तुम्हारे घर में उसका फोटो तक नहीं है, उसका नाम नहीं लेते तुम, अपने इतिहास को ही भूल गए। तुम कौन हो? ये बाकी सब बाद में आए, तुम तो मालिक हो मेरे बाप। तुम तो इस देश के सब कुछ हो। आदिवासी भीख नहीं मांगता है, लंगड़ा भी हो गया तो गड्ढा खोदता है, 6 फीट का भी रहा तो ईमानदारी से मेहनत करता है। एक ही मंत्र बोल के वो किसी का शोषण नहीं करता है, आर्थिक शोषण नहीं करता। आप लोग समाज नाम की चीज को समझो। ये जो पंचायत है ये इसलिए क्योंकि आदिवासियों को बचाएंगे कैसे, पहला सवाल। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का, ओबीसी का, दलितों का सामाजिक गठबंधन कैसे होगा, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, नेताओं से मुक्त कैसे करेंगे आदिवासी समाज को, चौथा सवाल। आपके आदिवासी नेताओं के ऊपर या कोई ओबीसी नेताओं के ऊपर समाज नहीं चलेगा, समाज के ऊपर नेता चलना चाहिए। समाज बोलेगा नेता को बैठ तो सो जाना चाहिए नेता, इतनी बड़ी ताकत होती है समाज की। बैठ बोला तो सो जाना चाहिए, इतनी बड़ी सामाजिक ताकत पैदा करो। किसी आरटी पार्टी की जरूरत नहीं है, आमा मामा की भी जरूरत नहीं है, अपने पास तो ओरिजिनल मामा है, ओरिजिनल भगवान है। तो आपने गद्दारी की रहे समाज के साथ, मानो 180 साल बाद भी नहीं मालूम हमको रेंगा कोरकू कौन है। ये बहुत बड़ी गलती है।
अगर हमको 180 साल पहले पता चल जाता रेंगा कोरकू हमारा बाप है, तो आज विश्व के सबसे वजनदार लोग रहते हैं आदिवासी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं। सबसे ज्यादा लोक संख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में है और सबसे ज्यादा बेवकूफ आदिवासी मध्य प्रदेश में है। कोरकू गोंड से बात नहीं करता, कोरकू और गोंड भील से बात नहीं करते, ये लोग दलितों से बात नहीं करते, दलित इनसे बात नहीं करता, सब मिलकर ओबीसी से बात नहीं करते। इतने बुद्धिमान लोग तो नहीं देखा मैंने। अरे इस जमीन पर मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ है, मऊ में हुआ है, वही टंडा बिल का पाताल पानी है। इस जगह पर ऐसे ऐसे ओबीसी नेता है। हमारी महारानी लोधी अवंतीबाई लोधी, याद रखो, अवंतीबाई लोधी रानी जो बोलते हैं, उसको रानी किसने बनाया? लोधियों ने नहीं बनाया, ओबीसी ने नहीं बनाया, आदिवासियों ने बनाई। वो मंडल से बनी। राज्य आदिवासियों का, जमीन आदिवासियों की, लोग आदिवासी और रानी ओबीसी। कितना बड़ा सामंजस्य होगा, वो चीज को सोचो। या तो भगवान शिव को भी नहीं छोड़े, उसका भी वातावरण खराब कर दिए। उसको महादेव बोलता था आदिवासी, ओबीसी महादेव बोलता था उसको। जब वो आदिवासी भाषा में, प्राकृत भाषा में जब उसका उल्लेख होता था, तो हम लोग शंकर भगवान को महादेव, देवों का देव महादेव, महाकाल नहीं बोलते थे हम। इन्होंने काल समझे उसको, काल यानी संकट। अबे वो काल नहीं है, गॉड ऑफ गॉड है, महादेव है वो। लेकिन इन्होंने उसके साथ छल किए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीसरे नंबर का भगवान बना दिया। जो अपने टीम का कैप्टन था, उसको तीसरे नंबर पे ला लिए, लास्ट मैन बेस्ट बैटिंग करवा रहे उससे। इन्होंने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, तुमको कैसे छोड़ेंगे बे? तुम कौन सी खेत की बोली है? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ईमानदारी से सोचो। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी बचेगा कैसे, हमारा सामाजिक गठबंधन कैसे होगा, आने वाले समाज को कैसे चलाएंगे, हम लोग अपना राज्य, सामाजिक राज्य यहाँ स्थापित कैसे करेंगे, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सामाजिक सत्ता, ओबीसी की सामाजिक सत्ता, दलितों की सामाजिक सत्ता कैसे आएगी, इस पे बात करेंगे। मेरे को लगता है मैंने ज्यादा समय बोल दिया, लेकिन एक बात, एक षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों के साथ। शादी करवा रहे, मामा जी शादी करवा रहे हैं, शादी आदिवासी की, और उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो हिंदू मैरिज एक्ट का मिलता है। 5वीं अनुसूची के एरिया में शादी होती है, मुक्ति हो रहे हैं। 5वीं अनुसूची के एरिया में आदिवासी की शादी होती है, गवर्नमेंट पैसा देती है, और उसका जो मैरिज है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही करता है। आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, शादी करते हैं आदिवासी लड़कियों से, उनके नाम से जमीनें लेते हैं, उनके नाम से ग्राम पंचायत पे कब्जा करते हैं, और सब आदिवासी लड़कियां 4-5 साल के बाद में मर जाती है। कोई कुएं में गिरती है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, किसी को टीबी होती है, और आधे से ज्यादा को कैंसर होता है। ये रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में, अकेले मध्य प्रदेश में 16,000 आदिवासी लड़कियां मारी गई है। यही मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हमारे लोग इतने मजबूर हो गए कि अपने बच्चों को बेचने की बात करते हैं। कौन सी कौम है जो खुद की औलाद को बेच रही है? ऐसे बुरे हालात आदिवासियों के क्यों हो गए हैं? थोड़ा सोचो, शांति से सोचो। कभी तो अपने आप में सोचो कि मेरे बच्चे का क्या होगा अगर मैं ऐसा होगा। तुम्हारी सोच बिल्कुल सामाजिक होनी चाहिए। आज के दिन मेरी नजर में आप लोग यहां से शुरुआत करो। मैं जब आऊंगा यहां पर दूसरी बार, जिस दिन बुलाओगे आप, तो मेरे को टंडा भील का और रेंगा कोरकू का साथ में फोटो दिखाई देना चाहिए। पुतला दाता स्थापित करना है अपने को। एक जमीन होनी चाहिए यहाँ पर आदिवासियों की, क्योंकि ये वो स्थान है जहां रेंगा कोरकू के ऊपर फायरिंग हुई थी। उसको बंदूकों से मारा गया था। क्या गुना था कि वो आदिवासियों के लिए लड़ रहा था, उनकी जमीनों से लड़ रहा था। सब लोग बताते हैं कि भाई आदिवासी लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अबे अंग्रेजों के साथ तो लड़ ही रहे थे, जमींदारों के भी खिलाफ लड़ रहे थे।
पंडितों के भी खिलाफ लड़ रहे थे, उच्च वर्णियों के भी खिलाफ लड़ रहे थे, एक साथ 3 लोगों से लड़ रहे थे। तो जो लोग इस देश में राष्ट्रभक्ति का दम दे रहे हैं, जो अपने संगठन को राष्ट्र सेवक संगठन बता रहे हैं, उनको पूछो जब आदिवासी यहाँ के उच्च वर्णियों से लड़ रहा था, अंग्रेजों के साथ में कौन थे? इन्होंने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया है? आदिवासियों को कोई देशभक्ति वो पाठ नहीं पढ़ा सकता है। वह देश हमारा है, मालिक है। 70% लड़ाई लड़ा है इस देश की। आदिवासी की जमीन का आदिवासी नहीं ले सकता। ये कानून तुम्हारे इनकी वजह से बना है, शहीदों की वजह से। बिरसा मुंडा की देन है। बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या है? बाबा साहब तो महाराष्ट्र के भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, वही बाबा साहब को पहली बार पश्चिम बंगाल से आदिवासियों ने जिताया। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका मिला बाबा साहब को बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से। बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी ने प्रेरणा लिया। वो तो साउथ अफ्रीका से आए थे कोट और टाई पहनकर। वो कोट और टाई पहनते थे। एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी, कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में। वो अधिवेशन में बोर्ड लिखा हुआ था, धरती आबा महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम है? एक आदिवासी लंगोटी वाला खड़ा हुआ बोला एक ही आदमी का नाम है। फिर पूछा ये क्या चाहता था, कितने साल जिया? तो बोले सिर्फ 24 साल। क्या चाहता था? तो हमारे जमीन पर हमारा राज, जिसको गोंडी में बोलते बावा नाटे बावा राज। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन था। गांधी जी को प्रेरणा मिली, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, कोई कोट और टाई उतार दिए, लंगोटी बांधे और देश भर में निकले। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो इस देश को गांधी भी नहीं मिलता, बाबा साहब भी नहीं मिलता। पंजाब राव देशमुख ओबीसी नेता थे, उन्होंने बोले ओबीसी को आदिवासियों की सूची में रखो क्योंकि हम आदिवासियों के वंशज हैं। लेकिन ओबीसी नहीं मानता। ओबीसी को लगता मैं बहुत बड़ा हूं, आदिवासी को लगता मैं तो इससे भी बड़ा हूं। दलितों को लगता है बाबा अपना तो काम हो गया, बुद्ध मिल गया अपने। अबे बुद्ध के बाप का नाम अम्बेडकर है। बाबा साहब नहीं होता तो बुद्ध के दर्शन नहीं होते अपने को। बाबा साहब ने दिया है, पहले बाबा साहब को बचाओ, उसके विचारधारा को बचाओ, बिरसा मुंडा के विचारों को बचाओ, टंटा भील के विचारों को बचाओ, महात्मा फुले के विचारों को बचाओ। एक लाइन आपके सामने होनी चाहिए। मैं जाते जाते 2 बातें बताता हूं। पहले आदिवासियों को गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती थी, थोड़ा गौर से सुनना। और वो जितने पढ़े लिखे अपने आगे आड़े तिरछे हैं, सफेद कपड़े वाले हैं, प्रेस के कपड़े वाले हैं, टाई वाले हैं, कोट वाले हैं, उनको बताना ये बात। पहले आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, उनको गवर्नमेंट नौकरियां नहीं मिलती थी। एक दिन भगवान रेंगा कोरकू गए टंटा भील के पास और टंटा भील से बोले भगवान अब तो ये आदिवासियों को नौकरी भी नहीं मिलेगी। जब होलकर एम्पायर था, अंग्रेज थे, तो भगवान टंटा भील ने बोला थोड़ा रुक जाओ रेंगा। दूसरे दिन भगवान टंटा भील बुलाते हैं और बोलते हैं कि जा अंग्रेज हुकूमत को बोल दे अगर टंटा भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को नौकरी पे लो। टंटा भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को नौकरी पे लो। तब यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, कोरकू है, भील है, बिलाला है, भारेला है, इनको पुलिस की नौकरी मिली। 400 पुलिस वाले भर्ती किए गए। टंटा भील बोल रहा है, रेंगा कोरकू बोल रहा है, खुद को पकड़ रहा है। उसको मालूम है कि ये पुलिस की भर्ती होगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरे को फांसी हो जाएगी। फिर भी बोल रहा है कि मेरे लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए। बाबा साहब ने इसको हेरिडिटरी एक्ट बोला है। हेरिडिटरी एक्ट का मतलब होता है वंश परंपरागत, एक वंश से दूसरे वंश, जिसको हेरिडिटरी बोलते हैं। तो तब वहां पर बात आई कि 400 आदिवासियों को पुलिस की नौकरी मिली, वहां से तुमको नौकरियों में लेना शुरू किया गया। तुम्हारे पास नौकरी है, टंटा भील की देन है, रेंगा कोरकू की देन है। तुम तो साला उन्हीं से बेईमानी कर रहे हैं, उन्हीं महापुरुषों के विचारों से बेईमानी कर रहे हैं। कोई ये बाबा के पीछे जा रहा है,
कोई ये महाराज के पीछे जा रहा है, कोई वो महाराज के पैर पकड़ रहा है। बे जिसके पकड़ना उसके तो पकड़, सर्वोत्तम भी नहीं है। इतना गद्दारी, इतनी गद्दारी। ओरिजिनल भगवान है ना बे, टंटा भील, रेंगा कोरकू, बिरसा मुंडा, बाबूराव शर्मा के, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये ओरिजिनल भगवान है, डुप्लीकेट नहीं है। तो विचारों से चलना है, समाज को एक विचारों से लाना है। समाज के लिए कुर्बानी देने वाले ही उनकी विचारधारा ही सामाजिक है। जिन जिन लोगों ने समाज के लिए कुर्बानी दिया है वो महापुरुष है हमारे लिए, वही भगवान है हमारे। उन्हीं के विचारों से हम अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को और समाज को बचा सकते हैं। आज के दिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग नहीं मरे थे इस देश, 1.5 से 2 लाख आदिवासियों को मारा गया। तब जाके 1898 का वो एक्ट पास हुआ जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। ये कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से आया है और इस कानून को बाबा साहब ने वैसे का वैसा संविधान में रखा, उसके साथ ईमानदारी। मेरे भाइयों, समय बहुत नाजुक है। अपने दोस्त को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो, सामाजिक निर्णय लेना सीखो, सामाजिक जीवन जीना सीखो, सामाजिक लड़ाई कैसे लड़ते हैं वो सीखो, क्योंकि आपकी लड़ाई में, आपके परिवार में पार्टी का हिस्सा नहीं है, पार्टी का हिस्सा नहीं है, नेता का हिस्सा नहीं है, आपका हिस्सा है, आपके समाज का हिस्सा है। और आपका समाज है तो आप ही को चलाना पड़ेगा। दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए। यहाँ पे गोंड की, कोरकू की, भील की, आंध की, ओबीसी की, एससी की संस्कृति क्या है? एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और अगर समाज एक है तो विचार भी एक होना चाहिए, आंदोलन भी एक होना चाहिए। तो ये करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। अपने लड़कों को मारते हैं तो सारा कोई नहीं दौड़ता है, इधर दलितों को मारते हैं, इधर ओबीसी को मार रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। ओबीसी तो फांसी लगाता है, उसको फांसी की सजा नहीं होती। ओबीसी जो किसान है वो फांसी लगाता है, जो अनाज उगा रहा है वो फांसी लगा रहा है। वाह, उसको पता भी नहीं चल रहा, बेचारा लगा लेता है फांसी और बोलता है कि सरकार की स्कीम में से मेरे बच्चे को 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, 4 लाख मिल जाएंगे। वे मिलेंगे कब? ये जिंदा रहने की स्कीम नहीं है, मरने की स्कीम है। मरने के बाद 4 लाख रुपए मिल रहे, जिंदा है तब 4 लाख नहीं मिल रहे उसको 40,000 नहीं मिल रहे। लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने अंबानी और अदानी को दे दिए, लेकिन गरीब आदमी के हिस्से में क्या आया? तुम्हारे घर का 1-2 महीना लाइट का बिल मत भरो, तुम्हारी लाइट कट जाएगी। इनमें लाखों रुपया बैंक का, इनको एक गच्छी भी नहीं पकड़ सकते, इनको कैद भी नहीं कर सकते। देश किस तरफ जा रहा है? क्या कर रहे हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अबे भूख लगी है ना, डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी जात देखेगा, धर्म देखेगा क्या? डॉक्टर तो डॉक्टर है, इलाज करेगा, रोटी की जात होती क्या? तुम्हारी हालत कैसी है? आदिवासियों की हालत के बारे में सोचो भाई। आदिवासी क्षेत्रों में ये बुखार की गोली नहीं मिलती, लेकिन बंदूक की गोली मिल रही है। 13-13 साल की लड़कियों के हाथ में हथियार है, उनको नक्सलवादी बोला जा रहा है। एक बार हथियार पकड़ ली तो उसका जो आखिरी रिजल्ट है वो मौत है। वहां जाके पूछेंगे कभी कि भैया तू क्यों लड़ रहे बाबा, क्यों लड़ रही? तेरी उम्र तो पढ़ाई करने की है, हाथ में बंदूक कैसे आई है? कौन जाता है? समाज की जवाबदारी कौन ले रहा है? कौन है इस समाज का चालक, पालक और मालक? एक गाड़ी है, उसका भी चालक, पालक और मालक होता है, वैसी समाज है, इसको चलाने वाले लोग कौन है? पालक यानी जी, गार्जियन। मालक यानी ओनर, ओ ड्राइवर यानी चालक, डी गार्ड। मालक और चालक
यानी गॉड, ये बिरसा मुंडा ने बताया। समाज का पढ़ा लिखा आदमी, समाज का बुद्धिजीवी आदमी, समाज में 2 पैसे कमाने वाला आदमी, वो समाज का भगवान होता है। जीओडी गॉड, यहां तो उल्टा हो गया, डीओजी डॉग हो गया। जो भगवान था वो कुत्ता बन गया। तुम लोगों को इस समाज को अगर सही में बचाना है तो ईमानदारी से सामाजिक जीवन जीना पड़ेगा। गद्दारी नहीं करनी पड़ेगी अपने कौम के साथ। ईमानदारी से अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन के लोगों को दो। ईमानदारी से अपने बाल बच्चों को समझाओ, उनको 1 रोटी कम होगी चलेगा, 1 कपड़ा कम होगा चलेगा, उसको पढ़ाओ। लड़की हो या लड़का, जब तक के उसके हाथ में रोजगार नहीं आता उसको शादी मत करना। शादी की घाई मत करना, लड़की की भी और लड़के की भी। उसको जब तक के अपनी खुद के लिए कमा नहीं पाती तब तक के उसकी शादी मत करना, नहीं तो जिंदगी भर वेश्या बना देंगे। आने वाला समय बहुत बेकार है। अभी तुमको मालूम नहीं है मेलघाट में क्या हो रहा है। वहां पे भी कोरकू रहते हैं। कुत्ता भूख से नहीं मरता इस देश में, लेकिन कोरकू आदिवासी भूख से मर रहा है। कुत्ता नहीं मरता लेकिन आदिवासी भूख से मर रहा है। मैं मेलघाट में बहुत सारा काम है अपने मिशन का। वहां पे बच्चों का 3 साल की उम्र में ये रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नाम रखते हैं, क्योंकि उसको मालूम नहीं रहता कि 3 साल तक के जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे अलग में आदिवासी है। एक दूसरा माइक दे दो, उसको मालूम नहीं रहता। तो ऐसी हालत में तुम्हारा समाज जिंदा है। काम नहीं मिल रहा लड़कों को, लोगों को बेरोजगारी है, बेचारे काम के लिए घूम रहे इधर उधर, कोई काम नहीं दे रहा, खून बेच रहे। 800 रुपए में खून बेचते आदिवासी लोग, और वो 800 रुपए लेके राशन की दुकान से अपने बच्चों को कुछ लेके आते हैं। कोई किडनी बेच रहा है। ये हालत है तुम्हारे समाज की। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं है। शिवराज मामा के बारे में सोच रहे, कोई मोदी जी के बारे में सोच रहा, कोई राहुल जी के बारे में सोच रहा। भाई पहले समाज के बारे में सोच, बाद में सोचेंगे। पार्टी बनेगी समाज, थोड़ा एक साथ हो जाए। नेता बनेगी समाज, तो समाज को जिंदा रखो। इसी चीज के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये युवा कल, इनको कोई अनाथ नहीं बोलना चाहिए, अपंग नहीं बोलना चाहिए, इनको वैचारिक रूप से अनाथ नहीं बोलना चाहिए। इनके लिए बेस बनाओ, कारखाना तैयार करो, विचारों का कारखाना तैयार करो। अपने महापुरुषों की लड़ाई को याद रखो, कैसे लड़े थे। ये सब चीजें अगर आप नहीं करोगे तो आप खुद भी नहीं बचोगे, समाज को भी नहीं बचाओगे, अपने बच्चों को भी नहीं बचाओगे। मैं जाते जाते आप लोगों से विनती करता हूं, जिस पवित्र जमीन पर तुम लोग खड़े हैं, ये रेंगा गोरकू की कर्म भूमि है। आप लोग 2 मिनट के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। हम उनको याद करेंगे, उसकी कसम खाएंगे कि सही में आप सामाजिक मूवमेंट चलाओगे, समाज से ईमानदारी करोगे, समझदारी करोगे, गद्दारी नहीं करोगे। आप इस समाज को लेके चलोगे। इस समाज के ईमानदारी से हर एक घर से समाज की नाम पे कुछ आना चाहिए। समाज की जमीन खड़ी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में प्रस्ताव आना चाहिए। तीनों जगह तुम लोगों ने बोलना चाहिए कि नहीं, समाज के लिए जगह होनी चाहिए, समाज के लिए प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए, समाज के लिए काम होना चाहिए। तुम लोग तो भलते काम कर रहे हैं। दुनिया की दिलदारी, तुम अपने समाज को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आइए मैडम, यहाँ खड़े रहो। आज इसके पहले पाताल पानी में 26 तारीख को जब देश का गणतंत्र दिवस रहता है, उसी दिन टंट्या मामा का जन्मदिन रहता है। हमने उसी दिन संयुक्त रूप से भगवान टंट्या भील और भगवान रेंगा गोरकू का जन्मदिन मनाया। ये बाबा साहब वहां जाके आए थे। ये वो पवित्र जगह थी पाताल पानी, जहां पे रेंगा गोरकू और टंट्या भील बैठ के प्लानिंग करते थे। सह्याद्री और सतपुरा के पहाड़ों में आदिवासियों के पास जो जमीन है, उसकी देन रेंगा गोरकू है, टंट्या भील है, राघोजी भांगरे है। ये आप लोगों को सोचना है। हम सब लोग मिलकर इस सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले भाई, यहां कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। सामाजिक गठबंधन की बात करो, सामाजिक सत्ता की बात करो, राजनीतिक सत्ता की बात मत करो। राजनीतिक सत्ता के नाम से हम बहक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। राजनीति करने के लिए आपके पास समाज नीति भी होनी चाहिए।
राजनीति करने के लिए आपके पास रणनीति भी होनी चाहिए। अगर रणनीति नहीं रहेगी तो हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा बोले भैया डॉक्टर साहब ने, इनके लिए तालियां बजाओ। ये जितने लोग आए हैं उनके तमाम साथी, हमारे भीम आर्मी के साथी, जैश के साथी, खैर बिरसा ब्रिगेड, जैश वैश के लोगों का मैं धन्यवाद वगैरह नहीं करता। ये लोग कोई एहसान नहीं कर रहे, इनको काम करना है। मिशन में यही सिखाया जाता है। आप लोग ईमानदारी से अपने गांव में, अपने एक एक गांव में गांव बंदी करो, सामाजिक गठबंधन करो, सब लोगों को एक जगह लाओ, पैसा जमाओ, महिलाएं बचत गठ बनाओ। वो बचत समूह के माध्यम से एक महिला ने कम से कम 800 रुपए रोज कमाना चाहिए, तब जाके उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ तो करेगा। महिला कमाएंगी तो राशन की दुकान में जाएगी, पुरुष कमाएगा तो दारू की दुकान में जाएगा। तो जिस परिवार की महिला होशियार है वो परिवार कभी भूखा नहीं रह सकता। तो आप लोगों को तैयार होना है, गांव गांव में जाना है। ये किसी के बाप का ये नहीं है कि यहाँ पर कोई अध्यक्ष है, मैं सचिव हूँ, मैं फलाना अध्यक्ष हूँ, हम इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाते। इधर आओ, किसको बनना है? अबे यहाँ रहना चाहिए ना, यहाँ कुछ नहीं रहेगा और नेम प्लेट लगा के रखेगा, क्या करेगा तू? हम लोगों को एक रास्ता निकालना है आने वाली पीढ़ी के लिए। हम लोगों को रास्ता बनाना है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। हम 2 मिनट के लिए उन तमाम शहीदों का, महामानव का जिनके फोटो लगे हैं, रानी दुर्गावती, रानी झलकारी देवी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, साहू महाराज, संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, भगवान टंटा भिल, भगवान रेंगा कोरकू, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान तिलका मांझी, भगवान राघोजी भांगरे और जितने हमारे शहीद महामानव और हमारे पूर्वज हैं, उनकी कसम खाएंगे कि आज के बाद कोई जातिवाद नहीं करेगा, आज के बाद कोई पार्टीवाद नहीं करेगा, आज के बाद कोई क्षेत्रवाद नहीं करेगा, आज के बाद केवल समाज और समाजवादी चलेगा। आप लोग पूरे समाज को एक जगह लेके काम करें, पूरे समाज को साथ में लेके काम करें। मैं आपसे ईमानदारी से एक सामाजिक दीक्षा के रूप में भगवान रेंगा कोरकू की दीक्षा, भगवान टंटा भिल की दीक्षा, हमारे महापुरुषों की दीक्षा, एक सामाजिक दीक्षा हम लोग यहाँ पर लेंगे। 2 मिनट नीचे मुंडी डाल के हम लोग मौन धारण करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद हम समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए लड़ेंगे और समाज के लिए ही मरेंगे। ये शपथ लेना है आपको, ऐसा हाथ रख के करना है सब लोगों को। ऐसा शपथ ये करना है कि आज के बाद हम सामाजिक जीवन जिएंगे। आंख बंद करके बोलना है, बोलो मत, सिर्फ आंख बंद करो और अपने जो लोग हैं उनको साक्षी करके आप लोग मन ही मन प्रतिज्ञा लीजिए कि हम सामाजिक जीवन जिएंगे। आज के बाद कोई जातिवाद नहीं करेगा, आज के बाद कोई व्यक्तिवाद नहीं करेगा, पार्टीवाद नहीं करेगा, समाज और समाजवाद के लिए जिएंगे, एक नए समाज का निर्माण करेंगे, अपने बच्चों के लिए काम करेंगे, उनके भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने युवाओं को, कोई संगठन नहीं, सब एक समाज के लिए काम करेंगे। संगठन से बड़ी, समाज से बड़ी कोई चीज नहीं है, समाज से बड़ा नेता नहीं है, समाज से बड़ी पार्टी नहीं है, समाज से बड़ा भगवान भी नहीं है, समाज सबसे बड़ी चीज है। आप लोग 2 मिनट हम लोग मौन धारण करेंगे, मौन धारण शुरू करेंगे, आंख बंद करके शुरू कर। धन्यवाद। इतना ही शांत रह के मिशन के लिए काम करो। मैं कुछ नारे दूंगा यहाँ से, मैं बोलूंगा, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। मैं बोलूंगा ओबीसी दलित आदिवासी कौन, आपको बोलना है मालिक है, मालिक। ओबीसी दलित आदिवासी कौन, मालिक है, मालिक है। ओबीसी दलित आदिवासी कौन, मालिक है, मालिक है। ये नारा जाना चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ, बिरसा मुंडा ने पुकारा है, भारत देश हमारा। बिरसा मुंडा ने पुकारा है, भारत देश हमारा है। बिरसा मुंडा ने पुकारा है, भारत देश हमारा है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है,
मालिक है। दलित आदिवासी ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दलित आदिवासी ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी महिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दलित महिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ओबीसी महिला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ओबीसी बच्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी बच्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दलित बच्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, इसी आंदोलन के तहत आपको काम करना है। जिन लोगों ने ये आयोजन किए, इनको कुछ कलेक्शन वगैरह दो, बेचारे घूम रहे थे, क्योंकि ये नेताओं से पैसा लेके काम नहीं किए, समाज का काम है, समाज से ही पैसा लेगा। जो बच्चों ने इतना अच्छा डांस किए, दोनों ग्रुप मैंने देखा, उनके लिए जोरदार तालियां। और बड़ी बात यह है, मैं बोल रहा हूं, मैं नेता हूं या ये बाकी लोगों ने बोले, बड़ी बात वो नहीं है। बड़ी बात यह है इस कार्यक्रम का आयोजन करना। वो रियल नेता है, वो पिक्चर के डायरेक्टर है, वही प्रोड्यूसर है, सिर्फ हीरो दिखता है सामने, डायरेक्टर नहीं दिखता है। जिन जिन लोगों ने मेहनत की है वो तुम्हारे ओरिजिनल नेता है, उन पर भरोसा है। ये रियल लोग हैं। ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाओ। और ये कोरकू है, ये गोंड है, ये भील है, दूसरे बार किसी ने ये गांडूगिरी की भाषा की है तो उसका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। क्या बात है। ये हम लोगों ने भगवान रेंगा कोरकू के विचारों से समझा है। मैं यहाँ पर दादा, हमारे ठाकुर दादा के माध्यम से हमारी पूरी टीम, बिरसा ब्रिगेड की, जयस की टीम, यादव दादा के माध्यम से मैं आया। आप लोगों के बीच में मैं बोला, कुछ बोल दिया होगा गलत, उसके लिए माफी। लेकिन अपने लोगों की हालत सबसे खराब है। अपने बच्चे आने वाले समय में जिंदा नहीं रह सकेंगे, उनको कोई सहारा नहीं है, आपका कोई वाली नहीं है, आपके नेता आपसे बेईमान हो गए, आपके अधिकारी आपसे बेईमान हुए, आप समाज से बेईमान मत हो। यही मेरी विनती है। जो अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं, अलग अलग गांव से लोग आए हैं, उन लोगों के लिए जोरदार तालियां। वो सही मायने में इतनी पब्लिक यहाँ पर दिखी। ये पंचायत हुई, हमने जो भी बात की वो सामाजिक पंचायत पे बात, ये बात सामाजिक थी, घर के पंचायत हुई। ये पंचायत के जितने भी हमारे गण प्रमुख है, बुजुर्ग हैं, जो मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य है, मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ। मेरी माता है, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, इस पंचायत से मैं एक बात सीख के जा रहा हूँ। आपसे भी एक बात मैंने सीखा। आप लोग इतने देर से जो बैठ के सुन रहे थे, मेरे को ऐसा लगा है कि आपके दिलो दिमाग में ये बात है कि क्या हो रहा है समझना है, क्यों हो रहा है ये समझना है, और क्या करना है ये भी समझना है। और ये सब चीजें गुप्त होनी चाहिए। आप ठाकुर दादा के साथ में रहिए, बाकी लोगों के संपर्क में रहिए, जो मिशन के हैं लोग, या कैडर कैंप्स आप लोग करो, ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करो, लड़कियां तैयार करो, लड़कों को तैयार करो, कर्मचारियों को जोड़ो, ईमानदारी से समाज के लिए काम करो। जय बिरसा, जय रेगा कोरकू, जय कंटा भील। राजेश कर्मा, ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और इनकी जो टीम है पूरी, उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग आगे का क्या प्रोग्राम है वो यहाँ पे आके डिक्लेयर कर दो। बाकी कुछ गलती होगी हमसे, माफ करना। मेन मकसद ये था कि आपको समाज के सामाजिक मिशन से जोड़ना। 8 तारीख को 12 तारीख, हाँ बोलिए। आपसे एक निवेदन था कि जो यहाँ पर, आपको बता देता हूँ, रेगा कोरकू को 12 भाषाएं आती थी। कितनी? 12, जिसमें से 6 भाषाएं मानवीय थी और 6 भाषाएं प्राणियों की थी। आप हिंदी भाषा इंसान की हो बोल सकते हो, बिलाली भाषा इंसान की है बोल सकते हो, नेमारी भाषा इंसान की है बोल सकते हो, मराठी भाषा, गोंडी भाषा इंसान की है बोल सकते थे। रेगा कोरकू गोंडी भी बोलता था। भगवान टंटा भील को भी 12 भाषा आती थी। उनकी जो सेना थी वो लोग जानवरों की भी भाषा करते थे। इसलिए जो घटना यहाँ पर होती थी 3 घंटे में मेलघाट में पहुंच जाती थी उसकी खबर। तो
भगवान रेगा कोरकू ने टंट्या भील को इधर लाया, यहाँ से ले जाने की तैयारी की। खान नाम का पुलिस ऑफिसर था, जिसको सुपरिटेंडेंट खान बोलते हैं। वो खान नाम के पुलिस ऑफिसर ने पहली फायरिंग यहाँ पे रेगा कोरकू के ऊपर की। यहाँ पर कोई ऐसी जगह है, मैं ढूंढ के बताता हूँ आपको, जहां पर भगवान टंट्या भील को छुपा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे पूरी फोर्स मौजूद थी और अपने ही कुछ गद्दारों ने ये मुखबिरी की थी। तो वो उस समय रेगा कोरकू, आपको शायद नहीं मालूम, यकीन नहीं मान सकते आप, ये लोग जमीन पे नहीं सोते थे, पेड़ों पे सोते थे। इनके लिए कोई जमीन ठिकाना ही नहीं था, पहाड़ों में रहते थे। पाताल पानी को जाके देखो आप, पुलिस कब जाएगी, कौन आएगा, तब तो ये खत्म कर देते मामला। रेगा कोरकू ने कम से कम अपने जीवन में अनगिनत लोगों को मारा है। पूरा भगवान टंट्या भील का पूरा ब्रेन का काम और प्लानिंग का काम भगवान रेगा कोरकू करता था। रेगा कोरकू को यहाँ पर फायरिंग हुई और फायरिंग होने के बाद उनके पैर में एक गोली लगी थी, उल्टे पैर में। तो भी रेगा कोरकू 6 किलोमीटर तक भागे। इतिहास में नहीं है ऐसा कि किसी के पैर में गोली लगी और वो 6 किलोमीटर तक भागा और गायब हो गया। क्या ताकत होगी उसके इसमें। तो वो भगवान रेगा कोरकू का एक गांव है, जहां पर मैंने जभी सब देखते देखते मैं सुबह आ रहा था, रात भर जगते जगते आया, मैं सोया नहीं, यही 2 घंटे मेरे को नींद मिली। तो वो जब मैं इतिहास समझने आया तो मेरे को ये गांव का नाम देखा मैं, अरे ये तो वही गांव है। यहाँ से बैतूल कितना किलोमीटर है, तो 122 किलोमीटर दिखा रहा है, सही बात बोल रहा हूँ। तो वो उनकी अंग्रेजों की रिपोर्ट में ये गांव का नाम दर्ज है। यहाँ से बचे थे भगवान टंट्या भील और रेगा कोरकू। इसके बाद जाके एक जमींदार की नाक काटा था रेगा कोरकू ने, कान काट डालते थे ये लोग। इनकी सजा बहुत विकट थी। ये ज्यादा किसी ने भगवान के नाम पे किसी को छल दिया और पता चला कि जमींदार है, ये पंडित है, तो जाके उसको सीधा उसकी कान और नाक ही काट देते। पंडित है तो जुबान काट देते थे, सजा यही रहती थी। लेकिन वो केवल दूसरों को नहीं, खुद के भी लोगों को इन्होंने सजा दी। जो गद्दारी किया उसको भी सजा देते। ये रेगा कोरकू और टंट्या मामा डकैत नहीं थे मेरे भाई, ये भगवान थे। 6 लाख हेक्टर जमीन, 6 लाख, कितनी हेक्टर, एकड़ नहीं, हेक्टर जमीन रेगा कोरकू और भगवान टंट्या भील की वजह से तुम्हारे हिस्से में आई। 2 लाख हेक्टर के जंगल आए, 6 जंगल है सतपुड़ा में, गिन लेना जंगल के नाम, सतीश भाऊ ने बराबर बताया। 2 लाख हेक्टर के 6 जंगल है, यानी 12 लाख हेक्टर जमीन जंगल की, और तुमको 6 लाख हेक्टर जमीन रहने के लिए, खेती के लिए दिया। कौन से भगवान ने दिया मेरे को बताइए, कौन से राजा ने दिया ये बताइए। तो वो पवित्र जमीन है ये। मैं रेगा कोरकू को आप लोगों ने बुला दिया, लेकिन अभी अपने मिशन के लोग रिसर्च कर करके आज भगवान टंट्या भील को लोग जानने लग गए, भगवान रेगा कोरकू को लोग जानने लग गए। और आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पता चल गया भगवान रेगा कोरकू कौन है, ये मिशन की वजह से। ये वो मिशन है। आज अमेरिका के लोग रेगा कोरकू पे बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी खून के लोग उस पे बात नहीं कर रहे हैं। शर्म की बात है। हमारे लोग डकैत बोलते हैं, भगवान टंट्या भील को डकैत बोलते हैं। भाई तुम्हारा भगवान नहीं, तुम्हारा बाप भी है, भगवान भी है, और तुम्हारे समाज का विधाता भी है। बाबा साहब अम्बेडकर की मम्मी जो है माता, वो बाबा साहब को बचपन में टंट्या भील बनाते थे, उनकी कहानियां गाते थे। ये पूरे सतपुड़ा कहा पहाड़ों पे किसी भगवान के गाने नहीं गाए जाते थे जितने रेगा कोरकू और टंट्या भील के गाने जाते थे। तो ये वो बहुत पवित्र जगह है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, ये पवित्र जगह के आप नागरिक हैं, बहुत बड़ी बात है, आपका मुकद्दर है। आप ये जगह पे अगली बार जब मैं आऊंगा तो मेरे को भगवान टंट्या भील और रेगा कोरकू का पुतला मिलना चाहिए। और एक आदर से मैं गया था, मेरे को ठाकुर दादा ने लेके गया था, वहां 6 पुतले बिठाए थे हरन गांव। तो जैसा हरन गांव में बैठा बाबा साहब का, महात्मा फुले का, इनका महापुरुषों का, बिरसा मुंडा का,
वैसे ही आप लोग अरेंजमेंट करो, क्योंकि अब जरूरी है एक पुतला नहीं, संयुक्त रूप से सब पुतले बनाने का एक मैसेज बनाना है। आज ये जितने लोग आए, जितने लोगों ने आयोजन किया, आप लोग सब लोग इस महापंचायत के आप लोग भगवान हैं, और मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। कुछ गलती हुई तो माफी, आपके बीच में से जा रहे हैं, लेकिन एक विनती बता दे रहा हूँ, आखिरी बात, मिशन के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। संगठन से काम नहीं होगा, आंदोलन से भी काम नहीं होगा, मिशन चलाना पड़ेगा। मिशन में आदमी दिखता नहीं है, विचार दिखते क्या? तो विचारों का काम करो, तुम दिखाई नहीं दोगे। यही काम रहेगा गोरगू करते थे, यही काम टंटा भील करते थे, यही काम बाबा साहब ने किया, यही काम महात्मा फुले ने। विचारों के कारखाने खोलो, विचारों से तैयार करो अपने लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, दिमाग से दुरुस्त रहो। बस हम वैचारिक लड़ाई हारे, इसलिए हमारे ये हाल है। जिस दिन वैचारिक लड़ाई जीत जाएंगे, उस दिन मध्य प्रदेश पे कब्जा रहेगा यहाँ के आदिवासियों का, दलितों का, ओबीसी का। ये सामाजिक गठबंधन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी 3-4 महीने में पूरे प्रदेश के ओबीसी, दलित और आदिवासियों में एक जगह हो जाएंगे। 12 तारीख का कोई भोपाल में मोर्चा है, वो मोर्चे में आप लोग जरूर जाओ। मैं केरल में रहूंगा, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप लोग जरूर जाइए। सब लोग अपना प्रतिनिधित्व करो, समाज के साथ रहो, सामाजिक जीवन जियो, समाज के लिए लड़ो, अपने बच्चों में समाज पैदा करो। आदिवासी कभी जातिवाद नहीं करता। समाज और धर्म में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। धर्म तो 2500 साल पुराना है, अभी आया है। संस्कृति तो 20,000 साल पुरानी है। मैंने बोला ना तुमको, आदिवासी तब से रहता है जब से भगवान नाम का आदमी पैदा नहीं हुआ था। भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी भारत में रहते हैं, उन्हीं के वंशज है। पहले कोई ओबीसी नहीं था, पहले कोई दलित नहीं था, ये सब असुर थे। ये असुर वंशी है, राक्षस वंशी है। इनको दस्यु बोलते हैं, दास बोलते हैं। आज भी वहां पर तुम्हारे कुछ जिले में असुर और दस्यु करके उनको पुकारा जाता है। आरोपियों को दस्यु बोलते हैं, क्रिमिनल ट्राइब को दस्यु यानी आदिवासी। वो वेदों की भाषा आज भी वापरी जा रही है। मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जहां पर ये वेद मंत्रों से सब होता है। अबे तो भूखा आदमी क्यों है यहाँ? गरीब आदमी क्यों है? इतने सारे भगवान रहने के बाद अपने को प्रोटेक्शन नहीं दे सके। हर 6 किलोमीटर के बाद एक मंदिर है। क्या मिल रहा है आपको? थोड़ा सोचो, तर्क लगाओ, तर्क करना सीखो। यही मेरी आपसे विनती है। जय आदिवासी। का नारा है, उनके लिए 2 मिनट और चाहिए।